Today our topic is non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAID. ठीक है, कैमरा भी ऑन है क्या हमारा? अच्छा। तो अगर इस टॉपिक के बारे में बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स का मतलब है पेन किलर, और हम लोग पेन किलर हमारी लोगों की लाइफ में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिजीज है जो सिम्टम ऑफ पेन, और उन पेन को हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। पेन किलर दो टाइप की होती है ना। आप लोग एक कॉपी पेन पे लिखते भी रहो, ठीक है, आप लोग एक कॉपी पेन पे भी लिखते भी रहो, जो मैं बताऊंगा वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा, तो आप लोग उसको नोट भी करते रहो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पेन किलर टू टाइप की होती हैं, स्टेरॉइडल एंड नॉन स्टेरॉइडल, ठीक है। पेन किलर होती हैं ओपिएट वाली, मार्फिन ग्रुप की जो ड्रग्स होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं। माइक ऑफ कर दो इन लोगों का। अच्छा, तो पेन किलर दो टाइप की होती हैं, स्टेरॉइडल एंड नॉन स्टेरॉइडल, ठीक है। स्टेरॉइडल वाली जो होती हैं वो मार्फिन ग्रुप की होती हैं, और ये आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये एस्प्रिन ग्रुप है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। तो इनके बारे में हम लोग बात करेंगे, धीमे धीमे सब समझ में आ जाएगा। ये पेन पाथवे है, और अगर इस पेन पाथवे में हम लोग देखें तो यहाँ पे इसमें कहीं वो आ सकते थे, ये है ना, यहाँ पे हाँ पॉइंटर से आइए। ये आप देखो कि कैसे पेन हम लोगों को फील होता है। तो ये बहुत बड़ा सा पाथवे है, आपको इतना नहीं याद करना है ना, आपको सिर्फ दो बातें याद करनी है, और वो है यहाँ पे आप देखो मीडिएटर्स होते हैं पेन के, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। तो जब भी कोई हमारा नॉक्सियस स्टिमुलस होता है, जैसे मान लीजिए हमने आल्पिन चुबो दी है ना, या कोई बीमारी है, कोई इन्फ्लेमेशन है, तो पेन पाथवे जब भी कोई ऐसा स्टिमुलस होगा तो वहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं, और ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं ये पेन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमें क्या करना है, इन प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करना है, और प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस अगर इनहिबिट कर देंगे तो आगे ये पेन नहीं होगा। तो NSAID क्या करते हैं, इन प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर देते हैं, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी मैं बताऊंगा आपको। इन्फ्लेमेशन को पता ही है सब लोगों को, ये तो आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते चले आ रहे हो, है ना। रेडनेस होती है, हीट होता है, स्वेलिंग होता है, और पेन होता है, ठीक है। इसमें ये जो मेनली पेन है हमने बताया, बस एक ही पॉइंट आपको यहाँ पे नोट करना है कि पेन इज मेनली ड्यू टू द प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स अब आप लोग देखो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते कैसे हैं, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते कैसे हैं। तो जब भी कहीं पे इन्फ्लेमेशन होता है, जब भी कहीं पे ट्रॉमा होता है, तो हमारी जो सेल्स हैं, हमारी बॉडी की ह्यूमन सेल्स हैं, उन ह्यूमन सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपको पता होना चाहिए, तो नोट डाउन कर लो यहाँ पे। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड्स होते हैं, और इन फास्फोलिपिड्स का हाइड्रोलिसिस स्टार्ट हो जाता है। हाइड्रोलिसिस होके यहाँ पे ये ग्रीन वाला आप देखो बॉक्स, तो फास्फोलिपिड से सबसे पहला प्रोडक्ट क्या बनता है, एराकिडोनिक एसिड। कैसे बनता है एराकिडोनिक एसिड, तो ये एंजाइम है फास्फोलाइपेज A2, इस एंजाइम की वजह से एराकिडोनिक एसिड बनता है। फिर एराकिडोनिक एसिड से दो टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ल्यूकोट्राइन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन जो बनते हैं उसके लिए एंजाइम है साइक्लोऑक्सीजनेज, और ल्यूकोट्राइन्स के लिए जो एंजाइम है लाइपोऑक्सीजनेज। तो यहां पे आपको तीन चीजें याद रखनी है, फिर से आप लोग देखो समझो। कहीं पे डैमेज हुआ हमारी बॉडी में, कहीं पे इन्फ्लेमेशन हुआ हमारी बॉडी में, तो वहां पे हमारी जो सेल मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड्स हैं, ये फास्फोलिपिड से क्या बनता है, तो आप एक सीधी लाइन खींच के लिख सकते हो एराकिडोनिक एसिड। तो फास्फोलिपिड इज कन्वर्टेड इनटू एराकिडोनिक एसिड, और एराकिडोनिक एसिड से दो प्रोडक्ट बनते हैं। सम पार्ट्स ऑफ द एराकिडोनिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू प्रोस्टाग्लैंडिन्स, and some part of arachidonic acid is converted into leukotrienes.
ये 3 स्टेप आपको याद करने हैं। अब इन तीनों स्टेप पे 3 एंजाइम है। पहला, फास्फोलिपिड से एराकिडोनिक एसिड। तो फास्फोलिपिड से एराकिडोनिक एसिड बनने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? फास्फोलाइपेज A2। और एराकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन बनने के लिए क्या चाहिए? एराकिडोनिक एसिड से ल्यूकोट्राइन्स बनने के लिए क्या चाहिए? लाइपोऑक्सीजनेज। अब फिर से इस चार्ट को देखो, मैंने अभी क्या बताया था आप लोगों को कि पेन क्यों होता है। तो पेन इज मेनली ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन। पेन इज मेनली ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया? अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी बॉडी में पेन ना हो, देन वी हैव टू स्टॉप द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को स्टॉप कैसे कर सकते हैं? ये बहुत आसान तरीका है। कैसे स्टॉप कर सकते हैं? बाय इनहिबिटिंग दिस एंजाइम साइक्लोऑक्सीजनेज। ठीक है, पेन किलर यही काम करती हैं। एक्चुअली जो पेन किलर्स हम लोग यूज करते हैं, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप लोग याद कर लो, पेन किलर कैसे काम करती हैं। तो पेन किलर एक्ट बाय इनहिबिटिंग द कॉक्स, इसको हम लोग बोलते हैं कॉक्स, COX, साइक्लोऑक्सीजनेज। ये समझ में आया सबको? तो एक बार आप लोग चैट सेक्शन में आओ। हाँ, इधर से भी आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है, आप लोग जरा बताओ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, है ना, आप सब लोग लिख के बताओगे, फटाफट रिवाइज भी करोगे। तो जब इन्फ्लेमेशन होता है तो सेल मेम्ब्रेन में किस कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस स्टार्ट होती है? फास्फोलिपिड्स। वेरी गुड। तो फास्फोलिपिड्स जो हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन में, इनकी हाइड्रोलिसिस स्टार्ट होती है। ठीक है, फास्फोलिपिड की हाइड्रोलिसिस से सबसे पहला कंपाउंड क्या बनता है? विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ फास्फोलिपिड्स? एराकिडोनिक एसिड से। हाँ, चैट सेक्शन में बताओ, चैट सेक्शन में। एराकिडोनिक एसिड। वेरी गुड, एराकिडोनिक एसिड। एंड एराकिडोनिक एसिड इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपाउंड्स। कौन कौन से 2 कंपाउंड होते हैं बताओ? प्रोस्टाग्लैंडिन एंड चैट सेक्शन में बताओ सरिता। सरिता चैट सेक्शन में लिख के बताना है। सर एक नहीं सुन पाए थे, प्रोस्टाग्लैंडिन एक। मैंने बोला था आप लोग की कॉपी में लिखते रहो जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, है ना, तो आपको कम वो क्लियर होगा। एराकिडोनिक एसिड से 2 कंपाउंड्स बनते हैं। एंजाइम नहीं पूछ रहे हैं, शिवानी आप एंजाइम बता रहे हो। कोई भी माइक मत ऑन, अपना माइक मत ऑन करो, सब लोग चैट में क्वेश्चन पूछो, माइक हम लोग बाद में ऑन करेंगे। ध्यान से सुनो और फिर रेस्पॉन्स करो। तो मैंने क्या क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि एराकिडोनिक एसिड से 2 कंपाउंड बनते हैं। पुमेश ने सही बताया है एकदम। 2 कंपाउंड्स बनते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ल्यूकोट्राइन्स। 2 कंपाउंड्स बनते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन्स। तो एराकिडोनिक एसिड से कुछ पार्ट क्या बनता है? प्रोस्टाग्लैंडिन, और कुछ पार्ट्स क्या बनता है? ल्यूकोट्राइन्स। अब आपको 2 एंजाइम याद करने हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन बनने के लिए कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है?
वेरी गुड, साइक्लो ऑक्सीजनेज। आदर्श तिवारी वेरी गुड, सुमन पांडे वेरी गुड, बसंत। मैंने लॉक्स नहीं पूछा, आपने दोनों लिख दिए, मैंने सिर्फ एक चीज पूछा था। क्वेश्चन आप ध्यान से सुनो और क्वेश्चन का स्पेसिफिक जवाब दो। यहां पे किसी को अपनी नॉलेज शो नहीं करनी है, जो पूछा जाए आपको सिर्फ वो जवाब देना है, ना तो आगे का बताना है ना पीछे का बताना है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन बनने के लिए कौन से एंजाइम की जरूरत पड़ती है? साइक्लो ऑक्सीजनेज। ल्यूकोट्राइन्स बनने के लिए कौन से एंजाइम की जरूरत पड़ती है? लाइपो ऑक्सीजनेज। पेन के लिए, जो हमारी बॉडी में पेन फील होता है, उस पेन के लिए कौन सा कंपाउंड रेस्पॉन्सिबल है? मेनली कौन सा कंपाउंड रेस्पॉन्सिबल है? प्रोस्टाग्लैंडिन। Prostaglandin. प्रोस्टाग्लैंडिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फ्लेमेशन एंड पेन। तो हमें क्या करना है? हमें प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करना है, and we can inhibit the production or synthesis of prostaglandin by inhibiting the COX enzyme। इसीलिए ऐसी दवाइयों को हम लोग बोलते हैं COX इनहिबिटर्स। COX इनहिबिटर्स का मतलब हुआ ऐसी ड्रग्स जो कि COX एंजाइम को इनहिबिट कर दें, जिससे की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्मेशन ना होने पाए। और इन्हीं कॉक्स इनहिबिटर्स को हम लोग बोलते हैं NSAID। NSAID का फुल फॉर्म अब आप लोग याद कर लो, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। तो यहां तक समझ में आया आप लोगों को कि पेन किलर कैसे काम करती हैं? ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे। इसमें म्यूट ऑल का ऑप्शन नहीं आता क्या? परमानेंट म्यूट हो जाए? अच्छा, ऐसी कोई सेटिंग नहीं है जिससे ऐसा? हाँ, जूम में तो हो जाता है। कोई भी अपना माइक ऑन नहीं करेगा, मैंने बोला ना माइक ऑन नहीं करना है। लास्ट में आप क्लास के बाद माइक ऑन करके बताओगे जो भी जवाब देने। एक वर्ड यहां पे हम लोगों को सीखना है, वो है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स का मतलब होता है ड्रग्स विच रिलीव द पेन। या एक वर्ड में अगर हम पूछें तो आप बता सकते हो पेन किलर को ही हम लोग एनाल्जेसिक बोलते हैं। पेन किलर को ही हम लोग एनाल्जेसिक बोलते हैं। ठीक है, दूसरा यहां पे एक वर्ड आपको याद करना है, वो है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक, पायरेक्सिया मीन्स होता है बुखार, फीवर, और एंटीपायरेटिक का मतलब हुआ बुखार कम करने वाली दवाइयां। बुखार कम करने वाली दवाइयां। तो दो टाइप की दवाइयां आप याद कर लो। पहला एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का मतलब हो गया पेन किलर। एनाल्जेसिक का मतलब हो गया पेन किलर, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा हम लोग बढ़ रहे हैं एंटीपायरेटिक। और एंटीपायरेटिक का मतलब हो गया बुखार उतारने वाली दवाइयां। जो एनाल्जेसिक्स हैं वही एंटीपायरेटिक हैं, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन से ही बुखार आता है और प्रोस्टाग्लैंडिन से ही पेन फील होता है। तो अगर हमने प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस इनहिबिट कर दी तो एनाल्जेसिक एक्शन भी आएगा और एंटीपायरेटिक एक्शन भी आएगा। ये तुम लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपकी बुक में लिखा रहता है। जो भी किताब आप पढ़ रहे हो, एनी बुक, हर किताब में कौन कौन सी NSAID हैं इसका क्लासिफिकेशन दिया रहता है।
चाहे आप केडी त्रिपाठी पढ़ लो, है ना, चाहे शानभाग पढ़ लो, या आप अपनी नर्सिंग या पैरामेडिकल की कोई भी किताब पढ़ोगे तो ये लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, वहां से नोट डाउन कर सकते हो। तो कौन कौन सी पेन किलर है आपके पास, ठीक है। तो पहली पेन किलर है सैलिसिलेट्स। सैलिसिलेट में हम लोग बोलते हैं, एक ही आप लोगों को याद रखनी है, और वो है एस्प्रिन। फिर है प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में इबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन एंड नेप्रोक्सेन, ये आपको याद रखनी है। फिर है एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, जिसमें डाइक्लोफिनैक, डाइक्लोफिनैक, ये आप लोग काफी दवाई पॉपुलर है डाइक्लोफिनैक, वोवरान के नाम से आती है ना। डाइक्लोफिनैक और एसिक्लोफिनैक दो दवाइयां सबसे मोस्ट पॉपुलर पेन किलर हैं। फिर आप लोग याद करोगे एंडोमेथासिन, और इसमें आप लोग याद कर लो दो दवाइयां, पिरोक्सिकेम एंड टिनॉक्सिकेम। तो ये सारी दवाइयां पेन किलर हैं। कैसे काम करती हैं? ये सारी दवाइयां कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करती हैं। कॉक्स एंजाइम के इनहिबिशन से प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्मेशन नहीं होगा, और अगर प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो पेन और इन्फ्लेमेशन और बुखार, फीवर, तीनों चीजें नहीं आएंगी। इसमें आप लोग मैफिनेमिक एसिड याद करोगे, ये पावर पॉइंट मैं आप लोगों को दे दूंगा। मैफिनेमिक एसिड, और लास्ट में एक याद कर लो पैरासीटामोल। पैरासीटामोल सब लोग पहचानते होंगे, बचपन से हम लोग खाते चले आ रहे हैं। तो पैरासीटामोल ये बुखार की अच्छी दवा है ना, और एनाल्जेसिक है। अब आप देखो, यहां पे हमें यह पढ़ना है कि कॉक्स एंजाइम के बारे में। कॉक्स एंजाइम दो टाइप का होता है। कॉक्स एंजाइम दो टाइप का होता है, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। ये आपको याद करना है। तो कॉक्स एंजाइम इज ऑफ टू टाइप्स, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। कॉक्स 1 के बारे में फिर आप लोग याद करो कि इट इज कॉन्स्टिट्यूटिव। इट इज कॉन्स्टिट्यूटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब है कि इट इज द पार्ट ऑफ आवर बॉडी, इट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बॉडी। कॉक्स 1 इज प्रेजेंट इन आवर सेल्स, इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये हमारे घर का एंजाइम है, हाउस कीपिंग। इट इज ए हाउस कीपिंग एंजाइम। लेकिन कॉक्स 2 इज इंड्यूसिबल। इंड्यूसिबल का मतलब है कि नॉर्मली इट इज नॉट प्रेजेंट इन अवर बॉडी, बट व्हेन देयर इज इंजरी, चोट लगती है, व्हेन देयर इज इन्फ्लेमेशन, कोई बीमारी की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो ये इंड्यूस होता है, बनता है, इसकी सिंथेसिस होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। यही आपको चार लाइनें याद रखनी है। तो चार लाइनें आपको यही याद रखनी है कि कॉक्स एंजाइम इज ऑफ टू टाइप्स, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। कॉक्स 1 इज कॉन्स्टिट्यूटिव एंड कॉक्स 2 इज इंड्यूसिबल। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पेन किलर हैं, पेन किलर भी हमारे पास मेनली तीन टाइप के हैं।
अभी जो हम लोगों ने पढ़े थे ऊपर, ये जो हम लोगों ने पूरा चार्ट पढ़ा था ऊपर, ये सारी पेन किलर हैं जो कि दोनों एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, कॉक्स 1 को भी इनहिबिट करते हैं और कॉक्स 2 भी इनहिबिट करते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं इनको नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। कुछ पेन किलर ऐसी हैं जो दोनों एंजाइम को इनहिबिट करती हैं लेकिन कॉक्स 2 को ज्यादा करती हैं। अगर कॉक्स 2 को ज्यादा करती हैं तो हम लोग बोलते हैं प्रिफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर। प्रीफर करना मतलब प्रिफरेंशियल। और तीसरे टाइप की दवाइयां ऐसी हैं जो केवल कॉक्स 2 को इनहिबिट करती हैं, कॉक्स 1 को इनहिबिट ही नहीं करती। इनको हम लोग बोलते हैं सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर। तो फिर से तुम लोग देखो, यहां पे दो टाइप की नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर बताई गई हैं। पहला है नॉन सिलेक्टिव कॉक्स। नॉन सिलेक्टिव का मतलब ऐसी दवाइयां जो कॉक्स 1 को भी इनहिबिट करें और कॉक्स 2 को भी इनहिबिट करें। जब कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 दोनों इनहिबिट होते हैं तो हम लोग बोलते हैं नॉन सिलेक्टिव। और अगर केवल कॉक्स 2 इनहिबिट होता है तो हम लोग बोलते हैं सिलेक्टिव। और प्रिफरेंशियल में दोनों इनहिबिट होते हैं लेकिन कॉक्स 2 ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया सबको? तो एक बार आप लोग चैट सेक्शन में आओ। तो NSAID का फुल फॉर्म बताओ क्या होता है? वेरी गुड स्तुति, वेरी गुड। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, वेरी गुड। हम लोगों ने बात करा कॉक्स एंजाइम के बारे में। कॉक्स एंजाइम कितने तरीके के होते हैं? ठीक है, तो दो टाइप के मेनली हैं, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2, ठीक है। देन हम लोग बोलते हैं नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, इसका क्या मतलब होता है? तो नॉन सिलेक्टिव का मतलब दोनों हमारे इनहिबिट होते हैं, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 बोथ आर इनहिबिटेड। फिर हम लोगों ने पढ़ा सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर। सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर, सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर का मतलब ओनली कॉक्स 2, ओनली कॉक्स 2। और प्रिफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर, प्रिफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर। प्रिफरेंशियल का मतलब है कॉक्स 2 ज्यादा। शाहिद खान ने सही बताया है, कॉक्स 2 ज्यादा मतलब दोनों इनहिबिट हो रहे हैं, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2, लेकिन ज्यादातर कॉक्स 2, मोस्टली कॉक्स 2। शुभम पांडे, मोस्टली कॉक्स 2।
अब हम लोग ये सोचेंगे कि ऐसा क्यों किया गया, ये दवाइयां क्या फायदा हुआ हमारा। नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर एंड सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर बना के हमें क्या फायदा मिला, तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेकिन हम लोग एस्प्रिन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एस्प्रिन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। अब नॉन सेलेक्टिव बहुत सारी हैं, 10-15 हैं अभी हम लोगों ने ऊपर याद करे थे। तो उन 10-15 में से अब हम लोग सारी नहीं पढ़ सकते, तो तरीका क्या होता, हम लोग एक प्रोटोटाइप ड्रग पढ़ते हैं। तो हम लोग केवल एस्प्रिन पढ़ेंगे और जो एस्प्रिन की प्रॉपर्टी है वही उन सारी पेन किलर की प्रॉपर्टी हो जाएंगी। तो हम लोगों को 3 दवाइयां पढ़नी है, एक नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर पढ़नी है, एक सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर पढ़नी है और एक प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर पढ़नी है। तो हमें सारी पेन किलर समझ में आ जाएंगी कि सब में क्या फर्क है। तो पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। तो नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स, ये जो नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स हैं, ये इनकी फार्माकोकाइनेटिक्स है। ये ज्यादा याद नहीं करनी होती आपको, स्टमक से एब्जॉर्ब हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर बॉडी, है ना, मेटाबोलाइज होती है और किडनी से निकल जाती है। तो ये काइनेटिक हम लोग पढ़ते हैं। कितने बजे तक लेना है? 12 बजे तक। हाँ, मतलब अगली क्लास 12 बजे से है ना? हाँ, तो 11:30, 11:40 तक। तो एस्प्रिन जो है, एस्प्रिन में एक बड़ी खास बात है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। एक होती है लो डोज ऑफ एस्प्रिन और एक होती है हाई डोज ऑफ एस्प्रिन। ये आपको याद करना है। क्यों याद करना है? क्योंकि लो डोज में इसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है और हाई डोज में इसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये पूरा आपको पावर पॉइंट नहीं पढ़ना है, ठीक है? ये एमबीबीएस के हिसाब से है, इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। तो आपको बस बहुत कम कम चीजें पढ़नी है जो मैं बता रहा हूं, वो आप इसीलिए कॉपी पे लिखते जाओ, क्योंकि इफ यू मोर स्टडी तो मोर कंफ्यूजन, लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन। तो एस्प्रिन हम लोग 2 तरीके से यूज करते हैं, एक लो डोज में, एक हाई डोज में, ठीक है? देन लो डोज का मतलब होता है 75 मिलीग्राम से लेके 350 मिलीग्राम। आगे लिख लो तुम लोग, 75 मिलीग्राम टू 350 मिलीग्राम, उसको हम लोग लो डोज एस्प्रिन बोलते हैं। और हाई डोज हम लोग बोलते हैं मोर देन 1 ग्राम पर डे। तो हाई डोज हम लोग बोलते हैं मोर देन 1 ग्राम पर डे। यहां पे 1 है, मोर देन 1 ग्राम पर डे। अब कैसे काम करता है एस्प्रिन, तो इसके काम लिखते जाओ तुम लोग, 1 2 3 4 ऐसे करके लिखते जाओ। सबसे पहला इसका काम है एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन। अब एंटी इंफ्लेमेटरी क्यों होता है, बस एक लाइन आपको याद करनी है, क्यों होता है। तो एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन इज ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस बाय इनहिबिटिंग द कॉक्स एंजाइम। दूसरा इसका कौन सा एक्शन है, तो दूसरा एक्शन है इसका एनाल्जेसिक। तो एस्प्रिन इज यूज एज ए एनाल्जेसिक, एनाल्जीसिया इसका एक्शन है। तो इसका सेकंड आपको याद करना है एनाल्जीसिया। थर्ड आपको याद करना है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक इसका मतलब मैंने बताया था,
ऐसी दवाइयां जो बुखार उतार देती हैं, ऐसी दवाइयों को हम लोग एंटीपायरेटिक बोलते हैं। तो थर्ड एक्शन इज एंटीपायरेटिक। चौथा एक्शन आपको याद करना, फोर्थ एक्शन। फोर्थ एक्शन इज ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन। प्लेटलेट आपको पता है, प्लेटलेट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। और प्लेटलेट का क्या फंक्शन होता है कि कहीं पे इंजरी होती है, कहीं पे अगर चोट लग जाए और अगर ब्लीडिंग होने लगे, तो वहां पे प्लेटलेट आपस में चिपक के क्या करते हैं, एग्रीगेट होके प्लेटलेट का क्लॉट बना देते हैं। ये पता होगा सबको। तो प्लेटलेट का क्लॉट बन जाता है। लेकिन अगर हम लोग किसी को एस्प्रिन दे दें, तो एस्प्रिन क्या करता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट कर देता है। इसका मतलब क्लॉट नहीं बन पाएगा, और अगर क्लॉट नहीं बन पाएगा तो ब्लीडिंग होती रहेगी। ये एस्प्रिन का काम है। लेकिन ये जो एस्प्रिन का काम है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये समझो कि क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक बीमारी आप लोगों ने पता होगी, हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक में क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी में क्लॉट बन जाता है। हार्ट की जो आर्टरी है, जिसे हम लोग कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, उस कोरोनरी आर्टरी में क्लॉट बन जाता है। लेकिन अगर हम लोग किसी पेशेंट को एस्प्रिन दे देते हैं, तो एस्प्रिन क्लॉट को नहीं बनने देगा, क्योंकि प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट कर देता है। इसीलिए जितने भी हार्ट अटैक के पेशेंट हैं, उन सारे हार्ट अटैक के पेशेंट को हम लोग क्या करते हैं, एस्प्रिन देते हैं। उन सारे हार्ट अटैक पेशेंट को हम लोग क्या करते हैं, एस्प्रिन देते हैं, जिससे कि फर्दर फ्यूचर उनको क्लॉट ना बनने पाए, उनको हार्ट अटैक ना होने पाए। ठीक है, तो ये याद हो गया होगा आपको। अब यहां पे एक और खास बात आपको नोट करनी है, और ये खास बात क्या है कि दिस एक्शन इज ऑन लो डोज ऑफ एस्प्रिन। ये हमें लो डोज ऑफ एस्प्रिन पे एक्शन आता है, यानी कि 75 मिलीग्राम से लेके 350 मिलीग्राम। इसीलिए हार्ट अटैक के जितने भी पेशेंट हैं, उनको हम लोग, एक ब्रांड नेम है इकोस्प्रिन, इकोस्प्रिन के नाम से दवा आती है ना। और जिन लोगों को हुआ होता है हार्ट अटैक, उन लोगों को हम लोग 75 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम या 150 मिलीग्राम की एस्प्रिन खिलाते रहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट एक्शन की हम लोग बात करें, तो कुछ और एक्शन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे ये कुछ बीमारियां यहां पे दी हुई हैं, जीआईटी कैंसर है, कोलन का कैंसर है, प्री इक्लेम्शिया। इक्लेम्शिया और प्री इक्लेम्शिया आपको पता होगा, प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्री इक्लेम्शिया। एक है अल्जाइमर्स डिजीज, अमिताभ बच्चन की मूवी आई थी जिसमें आपने देखा होगा, ब्लैक, अल्जाइमर्स डिजीज हो जाती है। इन सब में भी एस्प्रिन का रोल देखा गया है। लेकिन ये सब आपको याद नहीं करना इतना डिटेल में, जो अच्छे बच्चे हैं जिनको टॉप करना है उनके लिए है, वरना आप ये सिर्फ 4 चीजें याद रखो, एंटी प्लेटलेट एक्शन, एनाल्जेसिक एक्शन, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन, एंटीपायरेटिक एक्शन। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि एस्प्रिन के क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो साइड इफेक्ट हम लोग पढ़ें, इससे पहले हम लोग एक बार चैट सेक्शन में आएंगे, तो चैट में हम लोग थोड़ी बातें कर लें। तो चैट सेक्शन में आ जाओ सब लोग। तो अभी तक मैंने जितना पढ़ाया आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो आप लोग यस लिखो।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमने बताया तुम लोगों को कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स ये 4 जगह मेनली यूज कर सकते हैं। 4 तरीके के एक्शन हैं इनके। कौन कौन से 4 एक्शन हैं आप लोग टाइप करके बताते रहो। बहुत बढ़िया। तो 4 एक्शन आप लोग लिख लो अपनी कॉपी पे। सब लोग अपनी कॉपी पे 4 एक्शन लिख लें। एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटी प्लेटलेट। मोहम्मद खान, मोहम्मद खान, इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट को हम लोग एंटी प्लेटलेट भी बोल सकते हैं। तो जितनी भी दर्द की दवाइयां हैं ये 4 तरीके से काम करती हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी प्लेटलेट। ठीक है। और एक्चुअली ये चारों एक्शन क्यों आते हैं? तो ये चारों एक्शन आते हैं हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन न बन पाने की वजह से, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस कम हो जाने की वजह से। और प्रोस्टाग्लैंडिन क्यों नहीं बन पाता है? वाई द प्रोस्टाग्लैंडिन इज नॉट फॉर्म? एस्पिरिन जाके क्या कर देता है? तो एस्पिरिन क्या करता है? कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करता है। वेरी गुड। अब तुम लोग बताओगे हार्ट अटैक क्यों पड़ता है? हार्ट अटैक क्यों पड़ जाता है? मायोकार्डियल इंफाक्शन का कारण सबको बताना है। वेरी गुड जिया फातिमा, जिया फातिमा। ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी में क्लॉट बन जाने की वजह से ही हार्ट अटैक पड़ता है। बहुत बढ़िया। रजत सिंह, अपूर्वा दीक्षित, वजीद अंसारी, वेरी गुड। तो कोरोनरी आर्टरी में क्लॉट बन जाने की वजह से हार्ट अटैक पड़ता है। कोरोनरी आर्टरी में क्लॉट न बनने पाए, दोबारा हार्ट अटैक न होने पाए, तो हम लोग कौन सी दवा दे सकते हैं? वेरी गुड, एस्पिरिन। एस्पिरिन किस डोज में हम लोग देंगे एस्पिरिन? लो डोज या हाई डोज एस्पिरिन? वेरी गुड। तो लो डोज एस्पिरिन इज गिवन इन मायोकार्डियल इंफाक्शन। लो डोज एस्पिरिन इज गिवन इन मायोकार्डियल इंफाक्शन। लो डोज एस्पिरिन की रेंज कहां से कहां तक है? विनीत कुमार मिश्रा, वेरी गुड। लो डोज एस्पिरिन की आपको रेंज याद रखनी है। नेहा, शाइमा, नाज, सुरक्षा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। संगीता, अपूर्वा, दीपक। तो लो डोज एस्पिरिन की रेंज है हमारी 75 मिलीग्राम से 350 मिलीग्राम तक हम लोग दे सकते हैं, जिसमें से 75 से 150 मिलीग्राम, 75 से 150 मिलीग्राम तक बहुत इफेक्टिव होती है। और ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि जैसे जैसे एस्पिरिन की डोज बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसका इफेक्ट कम होता जाता है। मायोकार्डियल इंफाक्शन में क्योंकि एंटी प्लेटलेट एक्शन चाहिए, तो जैसे जैसे हम डोज बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसका इफेक्ट कम होता जाता है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि 75 मिलीग्राम और 150 मिलीग्राम, इसमें से कौन सी ज्यादा एंटी प्लेटलेट इफेक्ट डालेगी, कौन सी ज्यादा इफेक्टिव है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब लोग समझ रहे हैं हमारी बात को, बहुत बढ़िया। और ऐसा तुम लोगों ने देखा होगा,
अगर तुम लोग होम्योपैथिक कभी होम्योपैथिक के स्टूडेंट रहे हो तो उसमें जो है यही कॉन्सेप्ट लगता है होम्योपैथिक में। होम्योपैथिक में ये बोलते हैं कि जितना आप डाइल्यूट करते जाते हो दवा की पावर उतनी बढ़ती चली जाती है ना। तो अगर आप 10 पावर यूज कर रहे हो, 100 पावर यूज कर रहे हो, तो डाइल्यूशन बढ़ा दो तो पावर ड्रग की बढ़ जाती है। एलोपैथिक में ऐसा नहीं है। एलोपैथिक में हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम डोज बढ़ाएंगे तो उसका इफेक्ट बढ़ जाएगा, लेकिन एस्प्रिन इज एक्सेप्शन। एस्प्रिन में अगर हम डोज बढ़ाते हैं तो एस्प्रिन में डोज बढ़ाने से क्या होता है, उसका इफेक्ट कम हो जाता है। आवाज नहीं जा रही थी हमारी? अच्छा ठीक है। तो इसलिए जो है 75 मिलीग्राम और 150 मिलीग्राम में कौन सी ज्यादा इफेक्टिव है? 75 मिलीग्राम। मान लो आपकी वार्ड में ड्यूटी लगी है, कोई मरीज एस्प्रिन खा रहा था, ठीक है, 75 में उसको ब्लीडिंग होने लगी, क्योंकि एंटी प्लेटलेट एक्शन है तो ब्लीडिंग होने लगेगी। अब अगर उसको ब्लीडिंग होने लगी तो सबसे बढ़िया है आप एस्प्रिन स्टॉप कर दें। आप एस्प्रिन बंद कर दें, कुछ दिन बाद उसकी ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि बाद में आप क्या करोगे? 75 मिलीग्राम से शुरू करोगे या 150 मिलीग्राम से शुरू करोगे? तो 150 मिलीग्राम, क्योंकि डोज आपको बढ़ानी है। उल्टा हो गया यहां पे, मतलब साइड इफेक्ट आ रहा है तो हम डोज बढ़ा रहे हैं। बहुत बढ़िया, समझ रहे हैं सब लोग इसका मतलब? सब लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को? सब लोग समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आप देखो, अगर हम लोग एस्प्रिन देते हैं किसी को तो वो 7-8 घंटे के बाद हमारी बॉडी से पूरी निकल जाती है। मान लो हमने किसी को 75 मिलीग्राम खिलाया तो एस्प्रिन 7-8 घंटे के बाद पूरी हमारी बॉडी से यूरिन से निकल जाएगी। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि अगर कोई पेशेंट एस्प्रिन खा रहा है तो हम ऑपरेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? वजीद अंसारी, आदर्श तिवारी, रोशन पांडे, सबने लिखा नो। एकदम सही बात है। तो अगर हम लोग किसी पेशेंट को एस्प्रिन दे रहे हैं तो उसका ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम एस्प्रिन ऑपरेशन करेंगे, जब हम ऑपरेशन करेंगे तो एंटी प्लेटलेट एक्शन की वजह से बहुत ब्लीडिंग होने लगेगी, बहुत ब्लीडिंग होने लगेगी, और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। इसका मतलब जो पेशेंट एस्प्रिन खा रहे हैं उनकी एस्प्रिन हमें बंद करनी पड़ेगी। अगर ऑपरेशन करना है तो हमें उनकी एस्प्रिन बंद करनी पड़ेगी। कितने दिन पहले हम लोग एस्प्रिन बंद कर दें? 1 दिन, 2 दिन, हफ्ते भर, महीने भर? कितने दिन पहले एस्प्रिन हम लोग बंद कर दें? तो ये बहुत मजेदार बात है। अब ध्यान से आप लोग सुनो, चैट मत करो, ध्यान से सुनो। मैंने बताया कि एस्प्रिन जो है हमारी बॉडी से पूरी निकलने में 7-8 घंटे का टाइम लगता है। तो 7 to 8 आवर जो है हमारी एस्प्रिन क्या होती, बॉडी से निकल जाती है। पर मजेदार बात क्या है कि इसका इफेक्ट 1 हफ्ते तक रहता है बॉडी में। दवा शरीर से बाहर निकल गई लेकिन उसका इफेक्ट 1 हफ्ते तक रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ऑपरेशन से कितने दिन पहले बंद करनी पड़ेगी एस्प्रिन?
तो एक हफ्ते पहले हमें बंद करनी पड़ेगी, एक हफ्ते पहले एस्पिरिन हमें बंद करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा क्यों हो गया? जब दवा नहीं है शरीर में तो क्यों काम कर रही है? क्योंकि 8 घंटे में असर खत्म हो जाना चाहिए था, तो एक हफ्ते तक क्यों असर रहता है? ये आपको नोट करना है अपनी कॉपी में और बताना भी है। कौन बताएगा? चैट सेक्शन में बताओ। माइक ऑन करके भी कोई बताना चाहे तो बता सकता है। ठीक है, तो नहीं बता पा रहे हैं लोग, थोड़ा थोड़ा करीब में है, थोड़ा थोड़ा लोग बता पा रहे हैं। तो आपको 2 या 3 लाइनें याद रखनी है। सबसे पहली लाइन आप लोग याद करोगे, क्योंकि जो प्लेटलेट वाला एक्शन है, एंटी प्लेटलेट एक्शन है, वो क्यों आता है? तो ये समझने के लिए, क्योंकि प्लेटलेट एंजाइम, प्लेटलेट के अंदर एक एंजाइम है और वो है कॉक्स एंजाइम। उस कॉक्स एंजाइम को जो है ये इनहिबिट करता है, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा और प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं हो पाएगा। एस्पिरिन की खास बात क्या है कि एस्पिरिन जो है प्लेटलेट के कॉक्स एंजाइम को इरिवर्सिबल इनहिबिट कर देता है। इरिवर्सिबल का मतलब है कि एक बार आपका प्लेटलेट का एंजाइम इनहिबिट हो गया तो परमानेंटली वो प्लेटलेट खराब हो गई। तो पहला पॉइंट आप लोग लिखो अपनी कॉपी में, एस्पिरिन इनहिबिट कॉक्स एंजाइम इरिवर्सिबली ठीक है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? प्लेटलेट में कितने न्यूक्लियस होते हैं? 1 2 3 4, कितने होते हैं प्लेटलेट में? 5। जल्दी बताओ, प्लेटलेट में कितने न्यूक्लियस होते हैं? 6। वेरी गुड। 1 4 तो प्लेटलेट में एक भी न्यूक्लियस नहीं होते हैं। उमैर अब्दुल्ला ने सही बताया। सुमन पांडे, तो प्लेटलेट में न्यूक्लियस नहीं होते हैं, इट इज ए नॉन न्यूक्लिएटेड सेल। और इसका फायदा क्या हुआ, इसका नुकसान क्या हुआ? नॉन न्यूक्लिएटेड सेल का क्या नुकसान हुआ कि एक बार हमने इसका कॉक्स खराब कर दिया तो हमेशा हमेशा के लिए कॉक्स खराब हो गया। अब वो प्लेटलेट अपने जीवन काल में प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी, वो हमेशा के लिए बेकार हो गई। और प्लेटलेट की लाइफ कितनी होती है? प्लेटलेट की लाइफ कितनी होती है? 7 दिन। प्लेटलेट की लाइफ होती है 7 दिन। इसीलिए हमारी बॉडी में जो आज प्लेटलेट हैं वो एक हफ्ते के बाद सब खत्म हो जाएंगी और नई प्लेटलेट आ जाएंगी, सारी नई प्लेटलेट आ जाएंगी। इसीलिए एस्पिरिन हमने मरीज को आज खिलाया, एस्पिरिन हमने मरीज को आज खिलाया, लेकिन उसका असर 7 दिन तक रहता है, उसका असर 7 दिन तक रहता है। क्योंकि जो है एस्पिरिन खिलाने से क्या हुआ कि जब तक नई प्लेटलेट नहीं बनेंगी तब तक क्या है, हमारा जो है सारे की सारी पुरानी प्लेटलेट काम नहीं करेंगी। तो अब समझ में आ गया 7 डे बिफोर हम लोग क्यों बंद करते हैं? समझ में आ गया हो तो यस लिखो। अब दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन हम लोग क्या पूछते हैं? तो सर
हाँ बताओ। सर हार्ट अटैक में एस्पिरिन कब तक चलाना पड़ता है, कितने दिन तक? लाइफ टाइम चलाना पड़ता है। अभी क्लास के बाद फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है? लाइफ टाइम चलाते हैं। ओके ओके। पहले पढ़ लो पूरा टॉपिक। हाँ, ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया। दूसरी बात होता है कि पेन किलर, सारी पेन किलर हम लोग कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। सारी पेन किलर से कॉक्स एंजाइम। इसका मतलब क्या मायोकार्डियल इंफार्क्शन में एस्पिरिन के अलावा क्या दूसरी पेन किलर भी दे सकते हैं? यस या नो? तो सब लोग सही बता रहे हैं, सब लोग सही बता रहे हैं कि दे सकते हैं, लेकिन नहीं देते हैं और इफेक्टिव भी नहीं है। ऐसा क्यों है, ये बात समझेंगे हम लोग। क्योंकि सारी पेन किलर में सिर्फ एस्पिरिन है जो कॉक्स एंजाइम को इरिवर्सिबल इनहिबिट करती है। बाकी सारे एनसिड रिवर्सिबल इनहिबिटर हैं, इसीलिए उनका इफेक्ट एस्पिरिन जैसा अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब एमआई में सिर्फ एस्पिरिन ही हम लोग प्रिफर करते हैं। तो इस लाइन को लिख लो, तुम लोग समझ गए हो अगर तो। ओनली एस्पिरिन, ओनली, ओनली इंपॉर्टेंट है। ओनली एस्पिरिन इनहिबिट कॉक्स, ओनली एस्पिरिन इनहिबिट कॉक्स irreversibly, irreversibly. All other NSAID, all other NSAID inhibit COX reversible. इसीलिए only aspirin is preferred, only aspirin is preferred in myocardial infarction, in myocardial infarction. ये बात आ गई समझ में? क्लियर है सबको? सर रिपीट कर दीजिए। शरिता, क्यों नहीं समझ में आ रहा तुमको? एक ही वर्ड आपको याद रखना है, इरिवर्सिबल इनहिबिशन। क्यों ज्यादा दिमाग लगा रही हो? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस एक लाइन, कि एस्पिरिन इरिवर्सिबली इनहिबिट, इसलिए इसका इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग रहता है। बाकी दवाइयां क्या हैं, जब तक दवाई रहेगी तब तक असर करेगी, रिवर्सिबल इनहिबिटर होती हैं। थैंक यू सर। चलो आगे बात करते हैं, कुछ बातें और आगे हम लोग बढ़ाएं। तो तुम लोग ऐसे लिख लो पहले तो, साइड इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन। तुम लोग लिखो साइड इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन। हेडिंग डाल लो साइड इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन। पहला साइड इफेक्ट लिखो, पहला साइड इफेक्ट लिखो, इंक्रीज ब्लीडिंग रिस्क, इंक्रीज ब्लीडिंग रिस्क। ये बात सबको पता चल गया। दूसरा साइड इफेक्ट लिखो, एक्यूट गैस्ट्राइटिस, एक्यूट गैस्ट्राइटिस।
और ब्रैकेट में लिख लो पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, और ब्रैकेट में लिख सकते हो पेन इन एपिगैस्ट्रियम, पेन इन एपिगैस्ट्रियम। ये तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। ये तीनों एक ही बात है। पेट में हमारे स्टमक में अल्सर बन जाना, अल्सर बनने का मतलब घाव बन जाना। तो सबसे पहले क्या होता है? एक्यूट गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्रो मतलब स्टमक, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, पेट में इन्फ्लेमेशन हो जाना। और गैस्ट्राइटिस अगर हमने ठीक नहीं करा तो कुछ देर में अल्सर बन जाते हैं, पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर फॉर्मेशन में एक। और गैस्ट्राइटिस या अल्सर हो जाता है तो पेट दर्द होने लगता है। अब पेट हमारा बहुत बड़ा है तो दर्द कहां पे होगा? दर्द होता है एपिगैस्ट्रियम में। एपिगैस्ट्रियम आपको पता होगा, पेट का ऊपरी हिस्सा, बीच का जो ऊपरी हिस्सा है जहां पे रिब केज हमारी वहां पे खत्म होती है, स्टर्नम के ठीक नीचे। ये पेन किलर का बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है। जब हम किसी को पेन किलर देते हैं तो कई बार उसके पेट में दर्द होने लगती है, क्योंकि गैस्ट्राइटिस या पेप्टिक अल्सर हमारा प्रेसिपिटेट हो सकता है। ऐसा क्यों होता है ये अब हम लोग समझने वाले हैं। तो स्लाइड में नहीं लिखा हुआ है ना, स्लाइड में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन तुम लोग जो है नोट डाउन कर सकते हो। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हाँ बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी है ना, सबको नहीं आती है, कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है। बंद करें? अच्छा आ रही है अब। हाँ। तो इसमें जो है, अब ये गैस्ट्राइटिस या अल्सर क्यों होता है ना, ये आपको समझने की जरूरत है। तो एक मिनट आप लोग होल्ड करो। ये क्या वर्ड की स्क्रीन दिखेगी? हाँ दिख रही है। ये बच्चों को दिख रही होगी ना। तो यहां पे क्या होता है, पेप्टिक अल्सर क्यों बनता है, हम ये बात करने वाले हैं। एक्चुअली जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को हम लोग लिख रहे हैं पीजी। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं ये नॉर्मली क्या करते हैं, एसिड सिक्रीशन को कम करते हैं, एसिड को ये डिक्रीज करते हैं, एसिड को डिक्रीज करते हैं। ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने NaClD दे दिया। NaClD क्या करता है, NaClD ने क्या करा, कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट कर दिया। कॉक्स एंजाइम इनहिबिट हो गया तो प्रोस्टाग्लैंडिन कम हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन डिक्रीजेज। प्रोस्टाग्लैंडिन हमारा कम हो गया। तो यहां पे अब देखो ये खास बात थी कि नॉर्मली प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, एसिड को डिक्रीज करते हैं। अब हमारा यहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन कम हो गया तो उल्टा इफेक्ट आ जाएगा, तो एसिड हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज। अब अगर पेट में ज्यादा एसिड बनने लगा, तो पेट में अगर ज्यादा एसिड बनने लगा तो गैस्ट्राइटिस हो जाएगी, गैस्ट्राइटिस हो जाएगी। और गैस्ट्राइटिस अगर हो जाएगी और हमने अगर पेन किलर लगातार देते रहे तो अल्सर बन जाएंगे, पेप्टिक अल्सर। और अगर पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्राइटिस हो जाएगी तो इसकी वजह से पेन होने लगेगा, तो पेन इन एपिगैस्ट्रियम। ये लाइन आप लोग याद रखोगे, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आप सब लोग जो है याद करोगे। आगे बात समझ में?
अगर बात समझ में आ गई हो तो तुम लोग यस लिखो, चैट सेक्शन में फिर यस लिखो। ये बड़ी दिक्कत है, बीच बीच में गड़बड़ करते रहते हैं। हाँ। ना तो सबको समझ में आ गया? सरिता, रविकेश, ममता, जया, शमशाद, ठीक है। अगर सबको समझ में आ गया तो एक जवाब बताओ, एक जवाब बताओ। इमरजेंसी में आपकी ड्यूटी लगी हुई है, इमरजेंसी में आपकी ड्यूटी लगी हुई है। एक मरीज आता है 45 साल का, उसके पेट में दर्द हो रहा है, ऊपरी हिस्से में पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है। तो दर्द के लिए कौन सी दवा आप लोग दोगे? विच मेडिसिन यू विल गिव फॉर पेन? सरिता, सरिता, इरफान, दीपिका, निजम, सुजाता, मधु, शांत हो जाओ सब लोग, चलो शांत हो। खड़े हो जाओ सब लोग अपनी सीट से। अभी तो मैंने बताया तुम लोगों को कि अगर हम लोग एस्प्रिन देते हैं या पेन किलर देते हैं तो गैस्ट्राइटिस हो जाएगी, पेट में दर्द होने लगेगा। और अभी मैं पूछ रहा हूं कि पेट में दर्द हो रहा तो क्या दे दो, तो तुम लोग पेन किलर बता रहे हो दे देंगे, एस्प्रिन दे देंगे। अरे भाई क्यों दे देंगे? अगर आप पेन किलर दोगे तो उसका दर्द और बढ़ जाएगा, उसका दर्द और बढ़ जाएगा। अगर किसी भी मरीज को एपिगैस्ट्रियम में पेन हो रहा है तो आपको पेन किलर नहीं देनी है, याद कर लो इसको, क्योंकि सारी पेन किलर गैस्ट्राइटिस या पेप्टिक अल्सर को और बढ़ा देती हैं। तो क्या देंगे फिर हम लोग? तो रोशन ने बताया है पेंटॉप दे सकते हैं, ऊपर किसी ने फेमोसिट बताया था, ठीक है। तो पेप्टिक अल्सर की दवाई, वजीद अंसारी खड़े हो जाओ अपनी सीट से, खड़े हो, कैमरा ऑन करो, देखें खड़े हुए कि नहीं खड़े हुए। मेफ्टाल नहीं देनी है, मेफिनेमिक एसिड इज पेन किलर। पेन किलर देने का मतलब है कि आपका पेट दर्द और बढ़ जाएगा, तो आपको पेप्टिक अल्सर की दवाइयां देनी है। अगर पढ़ाई गई हैं तो आपको पता होना चाहिए, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, पेंटोप्राजोल, ओमिप्राजोल, लैंसोप्राजोल, और यह सीरप डाइजीन आता है, आप डाइजीन दे सकते हैं। एंटासिड, पेन किलर नहीं देनी है। तो समझ में आ गया सबको? तो बॉडी में दो दर्द ऐसे हैं जिनमें हम लोग पेन किलर नहीं देते हैं। एक हमने बताया पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द, एपिगैस्ट्रियम में दर्द, दर्द है लेकिन दर्द की दवा नहीं देनी है, दर्द की दवा दोगे तो दर्द बढ़ जाएगी। और दूसरा सब लोग जानते ही हैं, दिल का दर्द। हाँ? दिल के दर्द में उसका दूसरा इलाज होता है ना,
जिसने आपको दर्द दिया है उसी से वही आपका दर्द ठीक करेगा। अब ये गलती मत करना कभी भी। चलो हम लोग साइड इफेक्ट शायद पढ़ रहे थे, कितने साइड इफेक्ट हो गए? कितने साइड इफेक्ट बता दिए मैंने? कौन कौन से बताए अभी तक? कौन कौन से बताए? इंक्रीज ब्लीडिंग, और कौन सा बताया था? इंक्रीज ब्लीडिंग, एक्यूट गैस्ट्राइटिस, दो बताए अभी तक ना, अब तीसरा बताने जा रहा हूं, थर्ड लिखो। एस्प्रिन इंड्यूस एस्थमा, तो थर्ड साइड इफेक्ट इज एस्प्रिन इंड्यूस एस्थमा। इसमें कंट्रोल कम है हम लोगों के पास, जूम में कंट्रोल ज्यादा है। इसके सर हम भी एक आदमी होस्ट होता पूरा काम हो जाता है। एस्प्रिन इंड्यूस्ड एस्थमा, और इसका एक और भी नाम है, एस्प्रिन इंड्यूस्ड एस्थमा को हम लोग एनसिड इंड्यूस्ड एस्थमा भी बोल सकते हैं। ये थर्ड साइड इफेक्ट हो गया, एस्प्रिन इंड्यूस्ड एस्थमा या एनसिड इंड्यूस्ड एस्थमा। ठीक है, एक ही बात है। तो ज्यादातर पेन किलर से लोगों का एस्थमा प्रिसिपिटेट हो जाता है। ये क्यों प्रिसिपिटेट होता है? तो अभी लिख लो इसको, फिर तुम लोग समझ में आएगा। ड्यू टू एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ ल्यूकोट्राइन्स, ड्यू टू एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ ल्यूकोट्राइन्स। ये तीसरी प्रॉब्लम है एस्प्रिन के साथ में। ठीक है, देन फोर्थ प्रॉब्लम है कि एस्प्रिन हम लोगों को बच्चों में नहीं देनी चाहिए। एस्प्रिन शुड नॉट बी गिवन इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में क्यों नहीं देते हैं ये तुमको सीखना है। ठीक है, तो ऐसा होता है ना, खास तौर से अगर बच्चे को इन्फ्लुएंजा है, तो अगर बच्चे को इन्फ्लुएंजा है तो इससे क्या होता है, एस्प्रिन देते हैं तो एस्प्रिन देने से लीवर डैमेज के चांस होते हैं।
और अगर लीवर डैमेज हो जाएगा तो लीवर का काम तुम लोगों को पता है, अमोनिया डिटॉक्सिफिकेशन। तो अमोनिया डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा। अमोनिया कैन नॉट बी डिटॉक्सिफाइड, और जिसकी वजह से क्या होगा, अमोनिया लेवल बढ़ने लगेगा, NH3 क्या होगा, इंक्रीजेज। और अगर अमोनिया लेवल बढ़ने लगेगा तो क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, अब ब्लड ब्रेन बैरियर में जब अमोनिया पहुंच जाएगी तो इनसिफेलोपैथी हो जाएगी। इनसिफेलोपैथी फिर से देख लो, अगर हम लोग एस्प्रिन देते हैं, स्पेशली अगर बच्चे को इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, तो क्या होता है कि लीवर डैमेज में आकर लीवर डैमेज हो सकता है। और अगर लीवर डैमेज हो गया तो अमोनिया, क्योंकि लीवर का काम क्या है, अमोनिया डिटॉक्सिफिकेशन, तो अमोनिया कैन नॉट बी डिटॉक्सिफाइड, अमोनिया हमारी डिटॉक्सिफाइड नहीं होगी, तो धीमे धीमे अमोनिया का लेवल हमारे ब्रेन में क्या, ब्लड में क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, अमोनिया इंक्रीजेज। और अगर अमोनिया हमारा जो है बढ़ गया तो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके ये ब्रेन में क्या कर देगा, इनसिफेलोपैथी, जिससे हमारा मरीज क्या होता है, मरीज हमारा इरिटेबल हो जाता है, मरीज इरिटेबल हो जाता है, अनकॉन्शियस होने लगता है, या डिसओरिएंटेड होने लगता है। अब मजेदार बात क्या है कि देखो, ये सारी जो ब्रेन में प्रॉब्लम आई, ये सारी जो ब्रेन में प्रॉब्लम आई, एक्चुअली ब्रेन में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहां पे है, लीवर में, क्योंकि लीवर डैमेज हुआ है और लीवर डैमेज की वजह से अमोनिया बढ़ी है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं हिपैटिक इंसिफेलोपैथी, हिपैटिक इंसिफेलोपैथी। ये सबको समझ में आया? हिपैटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि सारी प्रॉब्लम लीवर की वजह से है, लीवर डैमेज हुआ जिसकी वजह से हमारा ब्रेन गड़बड़ काम कर रहा है। और जब हिपैटिक इंसिफेलोपैथी एस्पिरिन की वजह से होती है, इफ इट इज ड्यू टू एस्पिरिन, तो हम लोग इसको बोलते हैं रेज सिंड्रोम। ये बात आगे समझ में? तो अगर हम तुमसे पूछे रेज सिंड्रोम क्या होता है तो सब लोग बता देंगे। रेज सिंड्रोम इज हिपैटिक इंसिफेलोपैथी ड्यू टू एस्पिरिन इफ इट इज गिवन इन चिल्ड्रन। तो ये चौथा साइड इफेक्ट आप लोग याद रखोगे, चौथा साइड इफेक्ट, दैट इज रेज सिंड्रोम। ठीक है, लिख लिया सब लोगों ने? देन एक ये एलर्जी की प्रॉब्लम है, एलर्जी, और ये याद करना बड़ा आसान है तुम लोगों को कि किसी भी ड्रग से एलर्जी हो सकती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बोलते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, किसी भी ड्रग से एलर्जिक रिएक्शन हो सकती हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है? तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने काफी कुछ समझा होगा। थोड़ा सा और है, किसी दिन हम लोग थोड़ा सा, जैसे ये प्रेफरेंशियल कॉक्स2 इनहिबिटर्स हैं, कॉक्सिप्स हैं, तो इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चैट सेक्शन में बताओ तुम लोगों का कोई टाइम खाली होता है जब तुम लोग पढ़ना चाहो, जो बाकी लेक्चर बचा हुआ मैं वो भी पढ़ा दूंगा।
किस टाइम? आज खाली हो तो बताओ, आज ही खत्म कर देंगे या कल खत्म कर देंगे? एनी टाइम विच यू कैन। पेन किलर के बारे में कुछ और बातें करनी है ना? किस टाइम तुम लोग पढ़ना चाहोगे? कोई टाइम बता दो। टुमारो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। 2 बजे से 4, 3 से 5, ठीक है। तो टुमारो 3 to 4 कर देते हैं, है ना? 3 to 4।